मिस्टर पाठक, मैं आज आपके पास एक अजीब सा केस लेके आया हूं अपनी निर्दोष बहू कल्पना को लेकर। उस पे हत्या का इल्जाम है। निर्दोष बहू तो स्पष्ट है कि आपको नहीं लगता कि हत्या उसने की है। नहीं, हत्या उसी ने की है और मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूं। ब्रिज जी, मैं समझा नहीं। तब आप स्वयं कह रहे हैं कि आपकी बहू ने हत्या की है और आपने देखा है, आप चश्मदीद गवाह हैं, आई विटनेस है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मिस्टर पाठक, मेरी बहू कल्पना को एक बीमारी है। 4 दिन पहले की बात है, रात के 2:30 बजे होंगे। बहू, क्या करने जा रही थी? चल नीचे आओ, नीचे आओ। गिर जाती तो? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आई? कल्पना, कल्पना, तुम यहाँ क्या कर? क्या हुआ पापा? नींद में चलने की बीमारी की वजह से यहाँ से कूदने वाली थी। और तुम देख रही थी, रोका नहीं से? कूद जाती तो तुम देखती रहती क्या? नवीन, मैं जानती हूँ कि मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती है, पर इतनी नफरत, अगर बेहोशी की हालत में मैं छत से कूद जाती तो वो मुझे नहीं रोकती। वो मुझे मरा देखना चाहती है। नहीं कल्पना, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सारी फसाद की जड़ तुम्हारी ये नींद में चलने की बीमारी है। अभी तुम रो मत, हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। आपके नींद में चलने की बीमारी की वजह है एंटीहिस्टामाइन्स। ये दवा जो आप अपने स्किन एलर्जी के लिए लेती हैं, इस दवा को बंद कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, ये बीमारी काफी पुरानी है। लेकिन आप ये दवा भी तो काफी समय से ले रही हैं ना। देखो ब्रिज, वो जमीन तुम्हारे दादाजी है, मतलब कि मेरे बाबूजी की है। उसमें से ज्यादा तुम्हें 20 एकड़ मिल सकता है। उसका तुम्हें जो करना है तुम कर लो। लेकिन बुआ, वो अकेले कोने वाले टुकड़े को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं, और मुझे पैसे की सख्त जरूरत है बुआ। अगर आप और रमन मान जाए तो उस पूरी जमीन को बेचकर जो पैसा है हम लोग आपस में नहीं भैया, मैं अपने हिस्से की जमीन क्यों बेचूं?
मुझे नहीं बेचनी अपनी जमीन। ठीक है, तो मामला हम कोर्ट में ले जाएंगे। नीलिमा, ये क्या कह रही हो तुम? उस जमीन के असली कागजात और दादाजी की असली वसीयत हमारे पास है। हम चाहें तो आप सबको बिना बताए सौदा कर सकते हैं। इनफ। सुनिए तो, रुके ना। नवीन, मुझे लगता है कि मम्मी जी को ये कोर्ट कचहरी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अब घर का मामला है, आपस में ही सुलझा देते तो देखो अच्छा। कल्पना, तुम इन सब में मत पड़ो। ये जायदाद का बखेड़ा कोई अब का नहीं है, पिछले 20 सालों का है। तुम सो जाओ आराम से। चलो। इतनी रात को किसका फोन है? नहीं, ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सुनो, तुमने वो एंटी एलर्जी दवा तो नहीं खाई ना? नहीं, डॉक्टर के कहने के बाद तो मैंने बंद ही कर दिया है। गुड, अच्छे सो जाओ। क्या कर रही हो? रुको बहू। अरे अरे नवीन, दुलारी, कोई है? बहू बहू रुको। बहू क्या कर रही हो ये? नवीन, देखो देखो। अर्थात आपको ये लगता है कि आपकी बहू ने आपकी पत्नी की हत्या की नहीं, भूल से हत्या हो गई उनकी बीमारी के चलते। कल्पना बहुत पढ़े लिखे खानदान से है पाठक साहब। उसने एमबीए किया है, मेरे बेटे से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। क्या वो हत्या करेगी? सोचने वाली बात है। खैर, आपके सुपुत्र नहीं आए आपके साथ? उसका तो दुगना नुकसान हुआ है। एक तरफ उसकी मां है और दूसरी तरफ पत्नी। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा।
भगवान नीलिमा भाभी की आत्मा को शांति दे। बड़ी नेक औरत थी, हम सबका कितना ख्याल रखती थी। सुनिए जी, उस रात आप कहाँ चले गए थे? फल खाओ बालिके, पेड़ की चिंता मत करो। योर ऑनर, इस फाइल में दुनिया भर के स्लीप वॉकिंग के 153 केसेस का लिखा चिट्ठा है। हर केस में निर्णय आरोपी के पक्ष में गया है योर ऑनर, क्योंकि यह बीमारी प्रमाणित हुई थी। योर ऑनर, स्लीप वॉकिंग के कई कारण हैं। स्लीप डेप्रिवेशन, बहुत कम नींद होना, स्लीप एपनिया इत्यादि इत्यादि। और मेरे मुवक्किल कल्पना जी के केस में जो दवा ये लेती है अपनी त्वचा की एलर्जी के लिए, उसका साइड इफेक्ट। एक्सक्यूज मी, कल्पना को सिर्फ त्वचा की एलर्जी नहीं थी, और भी एक बहुत बड़ी एलर्जी थी, सांस की एलर्जी। इसीलिए उन्होंने जो किया वो किया। खैर वो मैं बाद में साबित करूंगा। पहले आप मुझे ये बताया विद ऑल योर एक्सपर्टीज कि जिस दिन कल्पना जी ने उसकी सास का मर्डर किया उस दिन तो उन्होंने दवाई ली ही नहीं थी नींद की, फिर भी नींद का दौरा क्यों पड़ा? यह दौरा था या कुछ? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप कि ये जो स्लीप वॉकिंग इन्होंने की ये एक ढोंग था, नाटक था, ऐसा इन्होंने किया ताकि अपनी सास की हत्या कर सके? ये कह रहे हैं? यस, मैं यही कह रहा हूँ। और ये इसलिए किया क्योंकि सिंपल लॉजिक, सास ने किया बार बार धुतकार, कट टू बहू हुई बीमार, कट टू बहू ने किया सास पे जानलेवा वार कर दिया। बेकार, आपकी थियरी बेकार जायसवाल साहब। रिपोर्ट तो आपने पढ़ी होगी कि घटना से 2 दिन पूर्व ही स्लीप वॉकिंग करते करते कल्पना अपने घर के छत पर चली गई थी और कूदने वाली थी, तो स्वयं अपनी जान क्यों देखी? नो, टू गेन सिंपैथी। क्या है योर ऑनर, बीमारी का नाटक किया, ऐसे चलते 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 वहां पे गई ताकि सबको ऐसा लगे कि रे बेचारी बीमार है, अभी कूद जाएगी। The moment that was proved that she is mentally not stable, बीमार है, बस बीमारी का फायदा उठाया। 2 दिन बाद सास को ऑर्डर। चलिए, जब इतना बता दिया है तो हत्या का कारण भी बता दीजिए, लेकिन ये मत कहिएगा कि सास बहू में खिटपिट थी, क्योंकि इस अनुसार तो फिर विश्व की हर सास। नहीं, वो खिटपिट वाली दुश्मनी वो कॉमन है, वो तो दुनिया में चलते रहता है, वो नहीं है। ये जानलेवा दुश्मनी थी, और क्यों जानलेवा थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूं ही तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, है मेरे पास कारण है ना। ये है वो कारण। ये तस्वीर है नर्मदा जी की, और कल्पना जी की सास नीलिमा जी ये चाहती थी कि उनके बेटे नवीन की शादी नर्मदा जी से हो, क्योंकि इनको लगता था ये सुंदर सुशील बहू है। लेकिन नवीन की शादी हो गई हाई फाई मॉडर्न लड़की ये कल्पना जी के साथ। ये बात नीलिमा जी को बहुत खटक रही थी, इसलिए नीलिमा जी के प्लान अनुसार वो चाहती थी कि किसी भी तरह वो कल्पना जी को हटा दे और नर्मदा जी को घर में फिट कर दे। अब इस बात का कल्पना जी को पता चल गया, तो कल्पना जी आपने क्या किया आपने? इससे पहले कि आपकी सास आपको घर से गेट आउट करे, आपने लाइफ से उनको गेट आउट कर दिया। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने जो कुछ भी तब मैं होश में नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ। मिस्टर पाठक, आप तो जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कि वो बीमारी मुझे 10-12 साल से, और तभी से मैं नींद में चलती हूँ। आप प्लीज इन्हें बताइए ना।
मैं सच कह रही हूँ। नवीन नवीन इन्हें बताइए ना कि ये बीमारी है, मैं कोई बहाना नहीं कर रही हूँ। प्लीज इन्हें बताइए ना। नवीन चुप क्यों? तुम कुछ तो बताओ। देखिए सर, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं जो इसका जवाब दे सकूं कि कल्पना जो कर रही थी वो रियल था या एक्टिंग। अरे कमाल करते हो तुम, अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में जानते हो और पति होकर सपोर्ट नहीं कर रहे उसे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पाठक साहब विटनेस को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। योर ऑनर, सस्टेन। हत्या के समय तुम कहाँ थे? मैं सो रहा था सर, और अगर मैं जगा होता तो अपनी मदर को मरने से बचा नहीं लेता। साहब, मैं तो रसोई में सो रही थी, तभी मैंने कॉरिडोर से कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। लगा कुछ तो गिरा होगा। जाकर देखा तो कैंडल लैंप टूटा हुआ था, लेकिन कांच के टुकड़े मैंने तभी साफ कर दिए थे ताकि सुबह वो किसी के पैरों में ना लगे। लेकिन तभी सर जी, हम दोनों भी उस वक्त अपने कमरे में सो रहे थे, फिर अचानक हमने चीखें सुनी और भाभी की कभी कोई फुल ही नहीं कर सकता। मां समान देवी थी वो, बहुत याद आती है उनकी। योर ऑनर, उस हादसे का अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो वो सिर्फ मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को लेकिन योर ऑनर, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है कि मेरी बहू ने वो हत्या बेहोशी में की। मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, सारे गवाहों की गवाही सुनने के बाद एक बात क्लियर है कि नीलिमा मिश्रा की हत्या उनकी बहू कल्पना मिश्रा के हाथों हुई, लेकिन ये बीमारी के तहत हुई एक हत्या थी या हादसा था या फिर सोचा समझा षड्यंत्र, ये बात अभी क्लियर नहीं है। वो मैं क्लियर कर देता हूँ मेरी अगली गवाह की मदद से। कल्पना जी की कॉलेज की दोस्त सना श्रॉफ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कटघर में बुलाना चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है सर, कल्पना और मैं नागपुर के डीएम के कॉलेज में एक ही हॉस्टल में थे। वहाँ कल्पना की नींद में चलने की बीमारी के बारे में सब जानते थे, और हॉस्टल में ना एक लड़की थी जिसकी कल्पना से बिल्कुल नहीं बनती थी, और उसका नाम था निशा। पागल हो गई है, पकड़े जाएंगे। चिल यार सना, तू कितना डरती है? कुछ नहीं होगा, बस तू आज रात को ना मेरी एक्टिंग दे। उस निशा की बच्ची को ना ऐसा सबक सिखाऊंगी। तू पागल हो गई क्या? मैं यहाँ कैसे? तुम्हारे कमरे में? लगता है नींद में चल के आ गई मैं। एक्टिंग मत कर, मुझे सब पता है कि तूने सब जानबूझ के किया है। नहीं निशा। अब देख, प्रिंसिपल से कंप्लेन करके अगर तुझे सस्पेंड नहीं करवाया ना तो मेरा नाम भी निशा नहीं। निशा ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई मीन सुना, आई एम सॉरी यार। सो वो तो कॉलेज के दिनों की मस्ती थी, उसके बाद मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। एक मिनट जायसवाल साहब। योर ऑनर, मजाक मजाक में बीमारी का बहाना बनाकर किसी पर पानी फेंकना ये अलग बात होती है, और क्रोधित होकर किसी की हत्या करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर? कोई अंतर जंतर मंतर कुछ नहीं है। I'll tell you what it is. कोल्ड ब्लडेड मर्डर है ये। कल्पना जी ने तब भी योर ऑनर बीमारी का फायदा उठाया था, और इस बार भी बीमारी का फायदा उठाया है। This girl is playing with all of us, your honor. और मैं यूं ही नहीं कहता हूँ। I'll prove it. बोलो सर, 10 दिन पहले जब कल्पना ने तुम्हें फोन किया था तो क्या कहा था, बताओ। यही कि वो अपनी सास से तंग आ चुकी है और एक दिन नींद में चलकर अपनी सास का कत्ल कर दी।
ऑर्डर ऑर्डर। वो तो मैंने गुस्से में आके कहा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं जाके खून। मिस्टर पाठक, मैं रुचि, आपकी बुआ वो पिछली सुनवाई में उपस्थित नहीं थी, दिखाई नहीं। तो दरअसल मैं नीलिमा के क्रियाक्रम के बाद दूसरे दिन इलाहाबाद चली गई। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। मिस्टर पाठक, क्या लगता है आपको कल्पना ने उस रात ड्रामा किया होगा? जी, मुझे लगता है कि दुलारी जी, आपने दादा तुम्हें बोला था कि घटना की रात कुछ टूटा था, फूलदान या कैंडल लैम्प। कहाँ टूटा था, बता सकती है वो जगह मुझे? जी क्यों नहीं, जी आइए सर। यहाँ नीलिमा जी का कमरा फिर वहीं होगा, आइए। अंदर कोई है क्या? नहीं सर, वो दरवाजे का लॉक खराब है, सिर्फ अंदर से ही खुलता है। बाहर से खोलने के लिए आपको चाबी की जरूरत होगी। रुकिए मैं। नहीं, कौन सी चाबी है? ये हाँ हाँ पता है। अरे भाई साहब, चुप चुप के क्यों देख रहे हैं? आइए, सामने आइए, बेहतर दिखेगा। नहीं, बस ऐसे ही। मैं तो यहाँ पे खड़ा होकर हवा खा रहा था। आइए आइए। हाँ। ब्रिजी, तो इस कक्ष का जो द्वार है वो बाहर से बिना इस चाबी के खुलता नहीं, तो क्या उस रात द्वार में लगी हुई थी चाबी? जी नहीं, मेरा मतलब नहीं। नहीं, हाँ नहीं लगी हुई थी। चाबी तो वहाँ की रैक पे थी, तो फिर खुला होगा दरवाजा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एसी ऑन था और दरवाजा खुद मैंने बंद किया था। आप ये सब पूछ क्यों रहे? पूछ इसलिए रहा हूँ ब्रिजी, क्योंकि जो चाबी है वो वहाँ थी, तो फिर अंततः कैसे कल्पना ने ये दरवाजा खोला? इसमें सोचने वाली बात क्या है? कल्पना ने वहां से चाबी ली, ये दरवाजा खोला और अंदर आकर नीलिमा भाभी का मर्डर कर दिया। जी जी, हत्या कर दी और शोरगुल मचा, अफरा तफरी मची। आप सब लोग जाग गए, आप सब लोग यहाँ आ गए, साथ में कुछ देर में पुलिस भी यहाँ आ गई। तो आई एम श्योर कि ये चाबियाँ जो है ये उस समय कल्पना के हाथ में मिली होगी। नहीं, जिसका अर्थ ये निकलता है कि फिर कल्पना ने या तो किसी और प्रकार से दरवाजा खोला होगा, पर दरवाजा तो खुलता नहीं है बिना चाबी के। चाबियां की रैक पे थी और हत्या के समय चाबियां कल्पना के हाथ में ही नहीं थी। अगर हाथ में होती तो कैसे, मतलब स्वयं चाबियां उड़कर जाकर की रैक पे कैसे पहुंच गई? सोचने वाली बात है। वैसे इस समय यहाँ कौन नहीं है? बुआ जी, वो इलाहाबाद गई है। कोई और है जो यहाँ नहीं है? वो हाँ, नवीन जी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अरे डोंट वरी डार्लिंग, पापा जी से मैं बात कर लूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो अच्छे से। और हाँ, अरे फोन क्यों काट दिया आपने? बात पूरी कर लेते, मैं वेट कर लेता। जी नहीं, बस आप यहाँ? हाँ बस ऐसे ही। ये जो यहाँ से उठकर गई थी उस रात कल्पना? जी, और मैं इधर सो रहा था। राइट। ये दवाइयाँ कैसी? इफ यू डोंट माइंड, मैं टेक लूं? ये जी देख सकते हैं। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। अरे कोर्ट तक लेके जाऊंगा,
लेकिन ये कागज उनके पास पहुंचे कैसे? किसने चुराए कागजात? क्या बात है ब्रिज जी, क्या हुआ? बुआ जी इलाहाबाद अपनी बीमारी की वजह से नहीं गई, जमीन बेचने गई। यहां से असली कागजात और वसीयत चुरा कर उन्होंने हमें बगैर बताए वहां पे जमीन बेच दी और पैसा खुद रख लिया। क्या इतना बड़ा धोखा? बुआ की बात सुनकर तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, विस्तार में बताओ, तुम क्या जानती हो? सर मैंने साहब को पेंटिंग के पीछे पेपर्स छुपाते हुए देख लिया था। हाँ, नहीं पसंद मुझे कल्पना। सिवाय नौकरी और डिग्री के अलावा उसके पास है क्या? इससे तो अच्छा होता कि गुप्ता जी की बेटी नर्मदा से हमारे नवीन की शादी करा देते। कम से कम हमारा डूबता हुआ बिजनेस तो बच जाता। कैसी बातें कर रही हो नीलिमा? बिजनेस बचाने के लिए बेटे का सौदा कर देता। लाखों में एक है कल्पना। लाखों के चक्कर में कहीं करोड़ों ना खो बेटे आप। कुछ नहीं होगा। आज इलाहाबाद से आ रही है बुआ जी रमन मधुरा, फैसला हो जाएगा जमीन का और बाबूजी के विल के मुताबिक तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। खुश हो ना? बुआ जी के बार बार कहने पर मैंने वो पेपर्स कुछ पैसों के लिए चुरा कर उन्हें दे दिए थे। ये रख, तूने जो मेरा काम किया ना उसके लिए। अरे बुआ जी, हम आप ही की वजह से तो इस घर में हैं। आप और ये रख, मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती सर, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, आप जाइए, थैंक यू। अदीरा, मुझे नहीं लगता इस केस में ये प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ और ही है। हाय कल्पना, कैसी हो? कल क्या फैसला मेरे खिलाफ होगा? इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता कल्पना। हाँ, इतना है कि प्रोसिक्यूटर तुम्हें फांसी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मम्मी जी को जानबूझ के नहीं मारा। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा, पूरा जोर लगाऊंगा। लेकिन कल्पना, प्रोसिक्यूशन का केस बहुत तगड़ा है। बस यही कहने आया था कि हो सकता है कि हम ये केस हार जाए। योर ऑनर, 10 मिनट में तो मैं केस यूं जीत जाता हूँ। ये 10 मिनट से वेट करवा रहा है पाठक साहब, क्या हो रहा है? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, अभी आते ही होंगी। मिस्टर पाठक, आपका केस वैसे भी कमजोर है और अगर आपकी क्लाइंट नहीं आई तो What is this? Stop her! इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर पाठक, योर ऑनर, डोंट वरी। ये पाठक साहब का कोई नया नाटक है। अभी कोई ड्रामा करेंगे, फिर कोई पत्ता खोलेंगे, फिर बोलेंगे नहीं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, कल्पना ने ऐसा किया। सर ये नींद में है।
इसने जो कुछ भी अभी किया बेहोशी की हालत में किया। शी इज अस्लीप। कल्पना, कल्पना, कल्पना! इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे मैं यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता। मैं वहाँ आराम कर रही थी। आपने कहा था ना मुझे। सब ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर। सब पीछे बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ लॉ? अभी समझाता हूँ यहाँ। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो चाकू है ये नकली है। नकली है तो क्या है? ये सब ड्रामा जो यहाँ पे किया वो क्या असली नहीं था? ये तो अदालत में कोई करता है क्या? मैं मर जाता तो? योर ऑनर, नहीं योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, शांत रहिए। ये अदालत हकीकत जानना चाहती है। सॉरी, बताइए हकीकत। योर ऑनर, हकीकत तो यही है, जो पिल्स मेरी मुवक्किल कल्पना ले रही थी इनकी त्वचा की एलर्जी के लिए, उसी का साइड इफेक्ट है ये स्लीप वॉकिंग। हाँ, लेकिन उस रात तो कल्पना ने दवाई ली ही नहीं थी ना? ली थी जैसा। नहीं। I'm sorry, दी गई थी उन्हें गोली। आज भी उन्हें वो दवा दी गई थी जिसके साइड इफेक्ट्स हम सब ने अभी अदालत में देखे। मैं समझाता हूं, समझाने का मौका दीजिए मुझे। योर ऑनर, आज तो इन्हें एक पिल मैंने ही दिया था ताकि अदालत में ये प्रदर्शन कर सकें। उस रात भी जायसवाल साहब इन्हें पिल दी गई थी जिसका प्रमाण है योर ऑनर इनके दवाइयों की शीशी है। योर ऑनर, 4 दवाइयां इसमें से कल्पना ने खाई थी। तत्पश्चात इन्हें साइड इफेक्ट्स होने लगे स्लीप वॉकिंग, और इन्होंने ये बात अपने डॉक्टर को बताई। इनके डॉक्टर ने तुरंत इन्हें ये दवा लेने से मना किया और इन्होंने ये दवा बंद कर दी। इसमें 50 पिल होते हैं योर ऑनर, 4 जो इन्होंने खाई, 1 जो मैंने आज सवेरे इन्हें दी। इस गणित के अनुसार, मैं समझा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं जानता हूँ हम गणित में जरा कमजोर है। इस गणित के अनुसार इसमें 45 पिल होने चाहिए, लेकिन इसमें 44 ही है, जिसका अर्थ ये होता है कि उस रात भी किसी ने कल्पना जी को एक पिल दी थी। ये तो वही दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने मना किया था कल्पना को लेने से। जी, लेकिन आप ये कब से ले रही थी कल्पना ये दवा? जी, यही कुछ पिछले 4 दिन से। लेकिन केडी साहब, आप ये सब। आई एम सो सॉरी, मैं उठा लेता हूँ। रहने दीजिए, मैं उठाती हूँ। सॉरी सॉरी। You mean, किसी ने उसे ड्रग दिया ताकि वो नींद में चले? योर ऑनर, जिस प्रकार से इस बोतल से मैंने आज कल्पना जी को दवा खिलाई, उस अवस्था में इन्हें अदालत तक लेकर आया, बगल वाले कक्ष में इन्हें बिठाया, दवा के प्रभाव से ये गहरी नींद में चली गई और फिर अदालत में स्लीप वॉकिंग करती हुई आई और जायसवाल साहब पर प्रहार किया। ठीक उसी तरह योर ऑनर, उस रात भी कल्पना जी को ये दवा खिलाई गई थी। इन्हें उकसाया गया था कि उस कक्ष में जाकर अपनी सासू माँ की हत्या करे, और इन्होंने किया। एक चाबी वाले खिलौने की तरह इनका इस्तेमाल किया गया है। नहीं, समझा नहीं। समझेंगे तो तब जब सोचेंगे। सोचते नहीं हैं आप? कभी कभी सोचा कीजिए। ये सोचिए कि क्यों अदालत में आकर उन्होंने आप पर ही प्रहार किया। क्यों? क्योंकि योर ऑनर, जब ये गहरी नींद में थी उस कक्ष में, मैंने इनके मस्तिष्क में ये बात भरी कि अदालत में आकर इन्हें जायसवाल साहब पर प्रहार करना है। जैसे ही ये अदालत में आए, इनके कानों में मैं वही बात फुसफुसाता रहा और इन्होंने जायसवाल साहब पर प्रहार किया। ठीक उसी तरह उस रात भी किसी ने इन्हें मार्गदर्शन दिया था इनकी सासू माँ की हत्या करने के लिए, और इन्होंने किया। लगे, चलो मान लिया। यहाँ पे तो पाठक साहब आपने साथ दिया, कल्पना के कान में फुसफुसाया और मुझ पर वार करवाया, लेकिन जिस दिन उसने अपनी सास का मर्डर किया था वहां पे कल्पना का साथ किसने दिया? किसने कान में फुसफुसाया? जो इनके साथ साथ गया था वहां तक, नीलिमा जी के कक्ष तक। की रैक से चाबियां उठाई, द्वार खोला, इन्हें अंदर भेजा और फिर चाबियां फिर से वहीं लटका दी। कौन? इनके अपने पति नवीन। पाठक साहब, ये आप क्या कह रहे हैं?
मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं अपने कमरे में सो रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप अपने कमरे में सो नहीं रहे थे, आप जागे हुए थे। और केवल जागे हुए नहीं थे, आपकी पत्नी जब नींद में चल रही थी, हत्या करने जा रही थी, आप साथ साथ जा रहे थे उसे उकसाते हुए कि हत्या करे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। तो पाठक साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के हाथों अपनी ही मां का कत्ल करवाऊंगा? एग्जैक्टली, और ऐसा ही आपने किया है। क्योंकि उस दिन मैंने आपके चप्पल के तलों पर वो जो कैंडल लैंप टूटा था, उसके छोटे छोटे नीले नीले कांच के टुकड़े मैंने गड़े हुए देखे थे। अच्छा, तो मैं थोड़ी देर में करते हैं। केवल नवीन तुम्हारे चप्पलों के तलों पर पाए गए, जिसका ये अर्थ होता है कि जब वो कैंडल लैंप टूटा उस समय आप वहां थे, जिसका ये अर्थ होता है कि जिस समय आपकी पत्नी स्लीप वॉकिंग कर रही थी, आप उनके साथ साथ चल रहे थे, उन्हें उकसाते हुए कि वो हत्या करें। वाह केडी साहब, सिर्फ इसलिए कि मेरी चप्पल में कांच के टुकड़े थे मैं खूनी हो गया। यू राइट। एक छोटा सा सबूत और भी है मेरे पास। ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट और ये चाबियां। ये चाबियां आपके माताजी के शयन कक्ष के द्वार की, जिसे आप पहचानते होंगे। पहचानते हैं इन चाबियों को? ऑब्वियसली पहचानता हूं। हाँ, इन चाबियों पर आपकी उंगलियों के छाप पाए गए। ये रही रिपोर्ट उनकी। ये देखिए, रिपोर्ट पर आपका नाम लिखा है, नवीन मिश्रा। मतलब आपने इन चाबियों से अपनी माताजी के शयन कक्ष का द्वार खोला, अपनी बीवी को अंदर भेजा ताकि वो उनकी हत्या कर सके। नहीं, ये दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चाबियां आपके घर की हैं या नहीं? आपकी माताजी कोर्स मेरे घर की है। और ये रिपोर्ट आपके नाम का है। देखिए, नवीन मिश्रा लिखा हुआ है ऊपर। मेरा ही नाम लिखा हुआ है, बट आपका नाम लिखा हुआ है, मतलब आपकी उंगलियों के छाप इन चाबियों पर है। तो रिपोर्ट झूठी भी तो बनवा सकते हैं। नहीं, झूठी किसने बनवाई? अगर चाबी असली है तो रिपोर्ट कैसे झूठी हो सकती है? तो मुझे क्या पता नहीं, इस रिपोर्ट के हिसाब से इन चाबियों पर आपकी उंगलियों के छाप है। और केवल इतना ही नहीं, इन चाबियों में से उस मॉइस्चराइजर की भी सुगंध आ रही थी जो आप अपने हाथों पर लगाते हैं। अब बताइए, मेरे इन चाबियों पे निशान कैसे आ सकते हैं सर? मैंने इन चाबियों को अपनी उंगलियों से छुआ तक नहीं है। अद्भुत विचित्र बात है, कह रहे हैं कि छुआ ही नहीं, तो क्या आप कहेंगे कि रुमाल से छुआ था? ऑफ कोर्स रुमाल से पकड़ा था, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो अपनी उंगलियों के निशान उस पर छोड़। ऑर्डर ऑर्डर। बेवकूफ नहीं थे आप नवीन जी, बेवकूफ आपको मैंने बनाया। ये उंगलियों के छाप आपके हैं ही नहीं, ना ही ये रिपोर्ट। लेकिन चलिए, जब इतना इकबाल जुर्म आप कर ही चुके हैं तो आगे की कहानी भी बता दीजिए। सुनना जरा, बोलिए। कल्पना से मेरी शादी पापा ने जबरदस्ती करवाई थी। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन अगर मैं कल्पना को छोड़ता तो पापा मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देते। मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपने खर्चे निकाल सकूं। और वहां मम्मी जी पता नहीं किस नर्मदा से मेरी शादी कराना चाह रही थी। मैं चारों तरफ से फंस चुका था सर, इसलिए मैंने इन सब से निकलने के लिए प्लान बनाया, ताकि मेरा कल्पना और नर्मदा दोनों से पीछा छूट जाए और मैं रिया से शादी करके जायदाद से भी बेदखल ना हो पाऊं। लेकिन इन सब के बीच मैंने दुख की बात है नवीन, न केवल तुमने अपनी माताजी को खोया है, अपनी पत्नी को, जमीन जायदाद, परिवार वालों को, सबको खो दिया। और केवल इतना ही नहीं, आजीवन जेल में सड़ते रहोगे तुम। मैं समझता हूँ प्रेम, इश्क, मोहब्बत, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता है कि उसे पाने के लिए किसी की हत्या करो, किसी और की बलि चढ़ा। मैं होप कि इस घटना से और लोगों को भी सीख मिले। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत नवीन मिश्रा को
अपनी मां नीलिमा मिश्रा की हत्या का दोषी मानती है और उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती है। कल्पना मिश्रा को इस पूरे षड्यंत्र में इस्तेमाल किया गया बिना उनकी जानकारी और होश के, इसलिए यह अदालत कल्पना मिश्रा को निर्दोष मानती है। लेकिन वो तब तक अंडर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रहेंगी जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। केस इज क्लोज। अरे साहब क्या है, आप फिर से केस जीत गए। थैंक यू। पाठक साहब, क्या है जसवाल साहब? एक केस आप मेरी वजह से जीते। रियली? कैसे? अपनी क्लाइंट को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया उस चाकू से। वो चाकू कहाँ गई? ये चाकू या सॉरी, लीजिए चाकू रख लीजिए। मैं क्या करूं? खो जाने के काम में है। हाथ आगे बढ़ाइए युवराज। छोटी माँ, आप इस हवेली को उस श्राप से बचाने के लिए दिन रात पूजा करती हैं, लेकिन महाराज खुद उस श्राप को लेके घर पे चले आए। माँ, ये खुशबू कैसी? अपनी होने वाली माँ की खुशबू पहचान ही ली ना आपने? युवराज, गगनदीप। वैसे हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए। कैसी लगी गिफ्ट? थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट मीरा जी। यू वेलकम। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आप हमारे पिताजी महाराज हर्षवर्धन की होने वाली छठी बीवी जरूर होंगी, लेकिन हमारी होने वाली मां नहीं है। यह हवेली जिस जगह आप खड़ी हैं, ये हमारी मां है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। और बेटा चाहे अंधा ही क्यों ना हो, मां के आंचल में चलने फिरने के लिए उसे किसी छड़ी या फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। Got it? माँ का आंचल, हाउ स्वीट। लेकिन वो क्या है ना, आपके पिता यानी कि महाराज शादी के बाद आपके इस माँ के आंचल को ना मेरे हाथों में सौंपने वाले, इसलिए तो हमने ये गिफ्ट दिया आपको। और एक सलाह भी, आप ना आज से ही इसके सहारे चलने की आदत डाल दीजिए। थैंक यू आपकी सलाह के लिए मीरा जी। यू वेलकम। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जैसे आप हमारे लिए ये छड़ी गिफ्ट में लेके आई हैं, हम भी आपके लिए एक बहुत ही सरप्राइज गिफ्ट लेके आए। रियली? भीम सिंह, जी मालिक। खोलो इसे। कफन? जी हाँ, कफन। मीरा जी, आप शायद इस हवेली के इतिहास को नहीं जानती हैं। आपको लग रहा है कि आप महारानी बनकर यहां आएंगी और राज करेंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये तस्वीरें देख रही है मीरा जी, ये महाराज की पिछली 5 बीवियों की तस्वीरें हैं, जिनकी जान इस हवेली के श्राप ने ले ली।
महाराज, ये इस गरीब किसान का श्राप है आपको। जैसे हम गरीब किसानों के घर तोड़े गए, वैसे ही आपकी ये हवेली आपके खानदान के खून से भर जाएगी। एक के बाद एक लाशें गिरेंगी महाराज, इतनी लाशें गिरेंगी कि आप गिनती तक भूल जाएंगे महाराज। याद रखिएगा महाराज, ये इस गरीब किसान का श्राप है आपको। पकड़ लो उसे। और अब महाराज छठी तस्वीर के लिए आपसे शादी कर रहे हैं। Congratulations, मीरा जी, and I wish you all the best. लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। Good day. आपने श्राप वाली बात छुपाई क्यों मुझसे? हाँ, आपकी पिछली 5 बीवियां श्राप की वजह से मर गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन मुझे नहीं मरना। सचो लाइए, सचो चीटे ही हो आप। आप ये शायद भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब यहाँ इस हवेली में नहीं रह सकती। मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मोहन को बुलाओ। जो हुक्म मालिक। 2-3 दिन में ही इस हवेली की अच्छी डील करके बिकवा दूंगा और साथ में लंदन में आपके लिए नई प्रॉपर्टी का इंतजाम भी कर दूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी नमस्ते। अब तो आपका इस श्राप से डर खत्म हुआ ना? लव यू महाराज जी। लव यू टू। नहीं। इस हवेली का नमक खाया तूने, इसको बेचने चला है तू। याद रख, अगर हवेली बिकी तो तुझे अपने लोहे की भट्टी में डाल के सुलगा दूंगा। मीरा आपकी होने वाली माँ है, उनका नाम जरा इज्जत से लीजिए। पिछले 25 सालों में हमारी ये 6वीं माँ है महाराज। ताने मारना एक युवराज को शोभा नहीं देता। आखिर हम ये शादी क्यों कर रहे हैं? आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना गगनदीप। क्या आपको अपनी माँ की कमी ना महसूस हो पाए? और ये हवेली भी आप हमारे लिए ही बेच रहे होंगे ना महाराज? आपको पिता से ज्यादा महाराज बोलने में हमें शर्म आती है। अपने बेटे की भी कम उम्र की लड़की से शादी करने के लिए आप इतने उतावले हो गए कि आप हमें अपने ही घर से बेघर करने के लिए तैयार हो गए। खामोश युवराज, हमें और गुस्सा मत दिलाइए। आप हमारे बेटे हैं, इसलिए हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं। हम आज भी ये नहीं भूले कि आप जन्म लेते ही अपनी माँ, हमारी महारानी की जान ले ली थी। बस महाराज, ये क्या हो गया आपको? उठिए महाराज। महाराज, ये आपको क्या हो गया? बोलो अधीरा। हेलो, हाय सर। सर प्लीज़ आप न्यूज़ ऑन कीजिए ना जल्दी।
हिमाचल के केस के बारे में मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि जब तक आप सस्पेक्ट्स के बारे में कुछ श्योर नहीं हो जाते आप ये केस नहीं लोगे। सो प्लीज़ जस्ट वॉच द न्यूज़। मैं बाकी डिटेल्स कलेक्ट करके ऑफिस आ जाऊँगी। थैंक यू सर। यूं तो हमारे देश में कहा जाता है कि विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, अपने ही पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन देखिए, इस नकचरे युवराज के कर्म जायदाद के लालच में आकर अपने पिता महाराजा हर्षवर्धन की हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है इस हवेली पे किसी भयानक श्राप का साया है। क्या वो श्राप था या जायदाद का लालच जिसने युवराज को अपने पिता पे 6 गोलियां चलाने पे मजबूर कर दिया? सर न्यूज़ देखी आपने? आई डोंट नो व्हाट टू टेल। वाह, एक भी नहीं लगा। So you're happy? You never miss a shot. आज मिस करके भी स्माइल कर रहे हो। हम ये केस लड़ रहे हैं अधीरा। स्वेटर है ना तुम्हारे पास? जी है। ले लो साथ में। We are going to हिमाचल। सर योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का केस केवल इस तथ्य पर आधारित है कि युवराज गगनदीप उसी कक्ष में पाए गए जिस कक्ष में महाराज जी की हत्या हुई। यहां योर ऑनर सोचने वाली बात यह है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति एक नहीं 6 गोलियां सही निशाने पर कैसे दाग सकता है। ये केवल कठिन ही नहीं योर ऑनर, असंभव है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए मैं अदालत में एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। Whenever you're ready. योर ऑनर, ये मिस्टर नायक है, भारत के विख्यात शूटर। ये 200 फीट की दूरी से भी अचूक निशाना लगा लेते हैं। और यहाँ योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा 15-20 फीट की दूरी से भी इनका निशाना चूक गया। उसके पीछे कारण ये है कि सही निशाना लगाने के लिए निशाना दिखाई देना बहुत आवश्यक है। मेरे मुवक्किल युवराज गगनदीप जन्म से नेत्रहीन है। मेरा प्रश्न यही है योर ऑनर कि एक नेत्रहीन व्यक्ति 6 गोलियां अपने सही निशाने पर कैसे दाग सकता है? तो नेत्रहीन होने की सिंपैथी में छोड़ दें उसे। अदालत की नजर में जुर्म सिर्फ जुर्म होता है और मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, आदरणीय केडी साहब। और जहां तक एक नेत्रहीन का 6 बार सही जगह निशाना लगाने का सवाल है, तो उसका जवाब है मेरे पास। योर ऑनर, मैं कोर्ट को एक वीडियो क्लिपिंग दिखाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ केडी साहब? आपके क्लाइंट ने नहीं बताया था आपको? नहीं बताया होगा। ये राजा लोग होते ही ऐसे हैं, मन किया तो बता दिया, नहीं मन किया तो नहीं बताया। योर ऑनर, मैंने अभी तक सुना था कि जो नेत्रहीन होते हैं उनकी बाकी इंद्रियां बहुत तेज काम करती हैं, और आज मैंने देख भी लिया। गगनदीप सिर्फ बंदूक पकड़ना ही नहीं, बहुत अच्छे शार्प शूटर हैं जो आवाज सुन के निशाना लगा देते हैं। योर ऑनर, इनके गोली चलाने की काबिलियत तो प्रोसिक्यूशन साबित कर ही चुकी है। और जहां तक क्राइम सीन का सवाल है, तो ये रहे फॉरेंसिक रिपोर्ट। इनके मुताबिक जिन गोलियों ने महाराज हर्षवर्धन का खून किया, वो इस बंदूक से चलाई गई जो मौकाए वारदात पे गगनदीप के हाथ में मिली। इस बंदूक में इनके फिंगरप्रिंट्स
और गन पाउडर के ट्रेसेस भी मैच करते हैं। योर ऑनर, इस केस में कोई गुंजाइश नहीं है। ये पानी की तरह साफ है कि गगनदीप ने अपने पिता हर्षवर्धन का खून किया है। योर ऑनर, डिफेंस अदालत से निवेदन करता है कि इस पहलू की छानबीन करने के लिए समय दिया जाए। अदालत आपको 1 दिन का मौका देती है। कल तक अगर डिफेंस ने कोई दलील नहीं पेश की तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आपको इतनी बड़ी बात मुझसे छिपानी नहीं चाहिए थी। केडी सर, एक बात बताइए, अगर हम आपको अपने निशानेबाज होने की बात बता देते तो क्या आप हमारा केस लेते? और जहां तक आपको हमारे निर्दोष होने का सबूत चाहिए तो ये देखिए, ये है वो सबूत। जिस बंदूक से महाराज का खून हुआ, ठीक वैसी ही एक और बंदूक हमारे स्टडी रूम में मौजूद है। उससे बिल्कुल ठीक वैसी ही गोलियां निकलती हैं। आप उस स्टडी रूम में जाइए और उस बंदूक को जरा चला के देखिए, आपको हमारे निर्दोष होने का सबूत मिल जाएगा। सर, कैन वी प्लीज स्टॉप दिस? आप क्यों उस गगनदीप को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? क्योंकि अधीरा, उसने अपने निर्दोष होने का प्रमाण दिया है मुझे। तुमने देखा, मैंने 3 गोलियां चलाई और हाथ जल गया मेरा। इतना गर्म हो गया ये पिस्तौल। सोचो अगर उसने 6 गोलियां चलाई होती तो उसके हाथों पर जलने का निशान तो होता, लेकिन नहीं था। क्लियर थे उसके हाथ एकदम। That proves he is innocent. So you mean somebody else? कोई और है जो? Obviously कोई और ही है, लेकिन कौन है ये जानने के लिए घटनास्थल का परीक्षण करना पड़ेगा। सर प्लीज एक काम कल कर सकते हैं। I mean just look at your hand, it's burning. पहले फर्स्ट एड कर लेते हैं। नहीं, फर्स्ट एड करवाने का टाइम नहीं है धीरा। ठीक है, कल अदालत में आखिरी अवसर है गगनदीप को निर्दोष प्रमाणित करने का। मुझे लग रहा है कि किसी ने कमर की ऊंचाई से या उससे भी नीचे से गोली चलाई है। भला कोई झुककर गोली क्यों चलाएगा? सर, आप लोगों के लिए पानी लाया था। नहीं, मैं पानी तो नहीं पीऊंगा। एक और है काम मेरा, करेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्षमा चाहता हूँ कि इतनी रात गए आप सब लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा। आप उस गगनदीप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसी ने मेरे महाराज को मारा है, मैं आपसे कह रही हूँ ना। ईश्वर से डरिए मीरा जी। केडी सर, मैंने ही फोन करके आपको इस केस को लड़ने के लिए बुलाया था। मैं जानती हूँ युवराज अपने पिता का खून नहीं कर सकते हैं। दरअसल इस हवेली पर एक श्राप है और मुझे लगता है महाराज की जान उसी श्राप ने ली है। श्राप ने मारा या महाराज को गगनदीप ने मारा या किसी और ने, ये तो प्रमाण मिलते ही स्पष्ट हो जाएगा। इस समय मैं आप सबकी हथेली देखना चाहता हूँ, if you don't mind। हाँ, दिखाएंगे सर। थैंक यू। आप अगर हथेली नहीं दिखाएंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप कुछ छिपाने का प्रयास कर रही हैं। कोई बात नहीं, छिपा लीजिए, अदालत में दिखवा दूंगा। मैं उस हाथ की। ओह, आपका हाथ तो जला हुआ है, देखिए बिल्कुल मेरी तरह। भगवान का दिया जलाते वक्त या गोली चलाते वक्त। Be in your limit, Mr. केडी पाठक। मेरी माँ पे शक करने का आपको कोई हक नहीं है। 30 साल दिए उन्होंने इस हवेली को। एक्सक्यूज मी सर, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हथेली प्लीज। थैंक यू। भीम जी,
आपने तो दस्ताने पहने हुए अपने हाथ में, कोई विशेष कारण? वो क्या है सर कि यहाँ की शराब की तरह ही यहाँ की ठंड भी खतरनाक है। नहीं तो कोई बात नहीं सर, ये देखिए। क्या बात है, बिल्कुल साफ हाथ है। यहाँ ठंड अगर अच्छी पड़ती है तो अधीरा के लिए एक कक्ष का बंदोबस्त कर दीजिए, यहीं रुकेगी। इन्हें ठंड बहुत पसंद है। हाँ हाँ, मैं भी करता हूँ सर। थैंक यू अधीरा। आप यहाँ कैसे? आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं। आप प्लीज पहले खड़े हो जाइए। आप किसी को मत बताइएगा। क्या नहीं बताना है? यही कि मैं इतना अच्छा नाच लेता हूँ। नहीं तो ये लोग मुझे इस महल से निकाल के बाहर फेंक देंगे। मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले आपको मुझे कुछ बताना होगा। एक ऐसी बात जो हवेली के सारे लोग मुझसे छुपा रहे हैं, जो सिर्फ आप जानते हैं। हाँ, एक बात तो है, पर मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मेरे दादा कहा करते थे कि वो रूम है ना, रूम जहाँ पे महाराज का खून हुआ था, वहां पे एक गुप्त दरवाजा है। थैंक यू। हाँ अधीरा बोलो। हेलो सर, एक लीड मिला है। मुझे पूरा विश्वास है धीरा कि सिर्फ पुरानी फिल्मों में होता था, पेंटिंग वेंटिंग हिलाने से दरवाजा खुलता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। देखें, ट्राई करें। दरवाजे की कथा सत्य निकली। एक काम करो अधीरा, चुबे भीम सिंह, ये बार बार रात को जगाकर हमें यहाँ क्यों बुलाता है? मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया, वो वकील साहब है ना, उन्होंने बुलाया है। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। भीम सिंह दरवाजा खोलो। हेलो सर। यस सर, लाइक वी डिस्कस्ड, मैंने रूम में धुआं छोड़ दिया है। जिस किसी को भी सीक्रेट पैसेज पता है वो सीक्रेट डोर खोल कर ही आए। योर ऑनर, कल हमने इस केस के संदर्भ में कुछ ऐसे खोज की जो इस केस को नई दिशा दे दें। केडी साहब, किसी भी दिशा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। केस बिल्कुल साफ। जब खून हुआ, कमरे में सिर्फ 2 ही लोग थे। एक ने 6 गोलियां चलाई और एक को 6 गोलियां लगी। 6 गोलियां लगी प्रोसिक्यूटर साहब, और किसी ने 6 गोलियां चलाई भी, योर ऑनर। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो 6 गोलियां चलाई थी वो मेरे मुवक्किल गगनदीप हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कारण ये है योर ऑनर कि नंगे हाथों से उस बंदूक को पकड़कर 6 गोलियां चलाना असंभव है। योर ऑनर, कल मैंने प्रयास किया था और 3 गोलियां चलाने के पश्चात ही वो बंदूक इतनी गर्म हो गई कि मेरे हाथ जल गए और मेरे मुवक्किल के हाथों में जले का कोई निशान नहीं है।
तो उन्होंने किसी कपड़े से उस बंदूक को पकड़ के चलाया होगा, फिर उस कपड़े को छुपा दिया होगा। रियली प्रोसिक्यूटर साहब, अब इस केस के घटनाक्रम को भूल रहे हैं। मैं स्मरण करा देता हूँ। हुआ ये कि छठी गोली चलने के पश्चात ही दीपक जी वहां कक्ष का द्वार तोड़कर अंदर घुसे और उन्होंने वहां गगनदीप जी को पाया कसकर हाथों में बंदूक पकड़े हुए। अब बताइए समय कहां था कि ये कपड़े को छुपाते? चलिए एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने कपड़े को छुपाया, फिर भी बंदूक तो गर्म थी, और अगर इन्होंने उस गर्म बंदूक को कस के पकड़ा था अपने हाथों में, इनके हाथों पर जले का निशान होना चाहिए था, जो कि योर ऑनर नहीं है, जिसका अर्थ ये होता है कि वो बंदूक मेरे मुवक्किल गगनदीप जी ने नहीं चलाई। प्रोसिक्यूशन गवाही से ज्यादा फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विश्वास करता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अक्सर कहता हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो संभव है कि इस बार फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखकर आपको जो दिख रहा है वो ना हो, और जो आपको दिख नहीं रहा वो हो। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस हवेली में हमें एक गुप्त द्वार भी मिला, तो संभवतः हत्यारा। मीरा जी कृपया कल रात जो घटना घटी उसके बारे में न्यायाधीश महोदय को बताइए। योर ऑनर, रात को भीम सिंह ने हम सबको स्टडी रूम में लॉक कर दिया और बाहर से धुआं छोड़ दिया था। मैं डर गई, इसलिए मैंने मुझे लगा कि हवेली का श्राप मेरी जान के पीछे पड़ा है। आप कब से श्राप में विश्वास करने लगी? आपकी नजर तो हवेली पे थी, तभी आपने महाराज जी की हत्या की, उनके आरोप में युवराज जी को फंसाया ताकि हवेली आपके नाम पे हो जाए, है ना? योर ऑनर, मीरा जी की सिर्फ शादी तय हुई है महाराज के साथ, और शादी तय होने की वजह से महाराज की प्रॉपर्टी पर मीरा जी का कोई हक नहीं बनता। डिफेंस यहाँ पे गलत है। मीरा जी के पास महाराज को मारने का कोई मोटिव था ही नहीं। मोटिव है योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को जानकारी नहीं है इस बात की कि मीरा जी का विवाह हो चुका है मुंबई के कोर्ट में योर ऑनर। ये रहा प्रोसिक्यूटर साहब इनके विवाह का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट योर ऑनर, जिसका ये अर्थ होता है कि मीरा जी मैं सही कह रहा हूं। जी हाँ, ये रजिस्टर मैरिज मैंने ही करवाई थी, क्योंकि मुझे महाराज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं चांस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उन पे दबाव डाला और रजिस्टर मैरिज कर ली। योर ऑनर, इन सब बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब खून हो रहा था तो मीरा जी दरवाजे के बाहर थी, तो फिर वो कैसे खून कर सकती हैं? योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। योर ऑनर, ये केस एक हत्या का नहीं 4 हत्याओं का है। सीरियल किलिंग। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इस फाइल के अनुसार महाराज जी के साथ साथ उनकी 3 महारानियों की भी हत्या की गई, बहुत ही विचित्र परिस्थितियों में। योर ऑनर, पहली महारानी सीढ़ियों से गिरकर मरी, दूसरी महारानी विष खाकर, और तीसरी महारानी को योर ऑनर हिरण के सींग से मारा। और इन तीनों हत्याओं को योर ऑनर श्राप का नाम देकर भुला दिया गया। कहना क्या चाहते हो केडी? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि तत्पश्चात महाराज जी की हत्या की, किंतु उस समय युवराज गगनदीप जी का वहां होना तय नहीं था। तो ये संभावना पैदा होती है कि हत्यारा ऐसी ही किसी विचित्र परिस्थिति में महाराज जी को मारना चाह रहा हो। योर ऑनर, इन बातों की पुष्टि करने के लिए डिफेंस निवेदन करता है अदालत से कि समय प्रदान किया जाए। योर ऑनर, ये डिफेंस की चाल है कोर्ट को गुमराह करने की। अदालत किसी की जिंदगी का फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती। अगर थोड़ा भी शक है तो पूरी तरह साबित करना होगा। डिफेंस की बात मानते हुए ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। क्या हुआ था उस रात अधीरा? महाराज जी यहीं बैठे थे जहां मैं बैठा हूं, और गगनदीप वहां खड़ा था जहां तुम खड़ी हो।
गगनदीप के बिल्कुल सामने इस कक्ष का मुख्य द्वार जो उस समय बंद था, और महाराज जी के सामने गुप्त द्वार। अगर वहां से किसी ने प्रहार किया होता तो महाराज जी ने उसे देख लिया होता और किसी प्रकार का शोर अवश्य मचाते या प्रहारकर्ता का नाम लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। सर फॉर ऑल यू नो शायद गगनदीप ने ही मर्डर किया हो। तो चलो मान लेते हैं क्षण भर के लिए कि गगनदीप ने मारा महाराज जी को। विचार करने वाली बात यह है कि उसने अपने कमर के नीचे बंदूक पकड़ के क्यों चलाई? सीधा भी मार सकता था। एक मिनट जरा हटना। ईंट देख रही हो तुम बीच का? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी अभी लगाया है। याद करो कथन में ऐसा लिखा हुआ था कि जब महाराज जी की हत्या हुई तो वहां फायरप्लेस में आग जल रही थी, और अगर आग जल रही थी तो ईंट को काला होना चाहिए, लेकिन ये तो ताजा है बिल्कुल। सर इट्स स्ट्रेंज, ऐसी सेम ईंट मैंने उस सीक्रेट पैसेज में देखी थी जिससे मीरा ने मुझे अटैक किया था। और सर जब वो ईंट मीरा के हाथ से गिरी तो बहुत ही भारी आवाज थी उसकी, समथिंग लाइक अ मेटल साउंड। ओ भाई साहब, आइए आइए, बाहर आइए, सामान लेकर वार्तालाप करते। सॉरी सर, वो क्या कर रहे हैं? मैं महाराज नहीं हूँ, खड़े रही, वहाँ खड़े रही। सॉरी सर, वो क्या है कि मैं चोरी कर रहा था। वो तो दिख ही रहा है। क्यों? वो आज ही मुझे पता चला कि मीरा मैडम को इस हवेली का मालकिन बना दिया गया है, और तो और वो हम सबको यहाँ से निकाल के बाहर करने वाली है। बस इसीलिए मैंने सोचा फिर मौका मिले ना मिले। वैसे पता चला कि आपके लक्षण कुछ ठीक नहीं है। आपने बता दिया? सॉरी सर, पर आप प्लीज किसी को मत बताइएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अगर आपने मुझे बता दिया कि इस महल में क्या चल रहा है। मतलब ये शराब की बात, इससे तो ज्यादा आप पुराने हैं, वफादार हैं महल के, तो बताइए ना क्या चक्कर है ये रानियों की हत्या इत्यादि इत्यादि। सर आप भी इस श्राप प्राप में विश्वास रखते हैं? दरअसल श्राप वगैरह कुछ है ही नहीं। वो जो आदमी कुएं में कूदा था उसे तो महाराज ने निकलवा दिया था, और तो और कुछ पैसे वगैरह देख के दूसरे गांव में भी शिफ्ट करवा दिया। वो आदमी तो अभी भी जिंदा है सर। अगर जिंदा है तो घर के लोग शराब की इतनी बातें क्यों करते हैं? दरअसल मेरे महाराज थे ही कुछ ऐसे, उन्हें अपने इर्द गिर्द राजशाही रहस्य छुपाने का बड़ा शौक था। अच्छा, अर्थात ये पता लगाना पड़ेगा धीरा कि इस महल में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 26 साल से शराब के राज को अपने अंदर छिपाया हुआ है। मतलब क्या बात है चित्रा जी, महाराजा हर्षवर्धन अपना जीवन रहस्यमय बनाए रखना चाहते थे, इसी में उनकी रुचि थी, ये तो मैं जानता था। ये नहीं जानता था कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अब देखिए ना, हवेली में आपने सबको ये बताए रखा था कि 25 वर्षों से आप विधवा हैं, किंतु वास्तव में आप विधवा तब हुई जब महाराजा हर्षवर्धन की हत्या हुई। योर ऑनर, केडी साहब एक धार्मिक और रिस्पेक्टेबल औरत। You're right. धार्मिक तो है ये, तभी ये देखिए ये चित्र जो महाराजा की हत्या के 3 दिन पूर्व ही लिया गया था। देख रहे हैं आप, इनकी मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। योर ऑनर, धार्मिक तो है ही। जी, वो मेरे पति की आज से 25 साल पहले मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। ऐसा कैसे हो सकता है चित्रा जी? आपके पति की मृत्यु कैसे हो सकती है 25 वर्ष पूर्व दुर्घटना में, जबकि 25 वर्ष पूर्व आपका कोई पति था ही नहीं। आश्चर्यजनक बात तो ये है योर ऑनर कि जिस महिला का कभी विवाह ही नहीं हुआ, 25 वर्ष का सुपुत्र है इनका। ऑर्डर ऑर्डर। और केवल इतना ही नहीं, वो महिला जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, वो 25 साल से अपने मांग में सिंदूर भरती आई है। बड़ा क्यों, बताइए ना क्यों? मैं बताता हूं कि आप महाराजा हर्षवर्धन की पत्नी। बस केडी पाठक, मेरी मां ने कोई खून नहीं किया, खून मैंने किया है।
दीपक जी, अच्छा लगा मुझे। जिस उत्तेजना से आपने ये अपराध स्वीकार किया, अच्छा लगा मुझे। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। आपने मेरी माँ पे जो बेबुनियाद इल्जाम लगाया ना, उसकी वजह से उत्तेजित हो गया और गुस्से में मैंने आके ये सब बोल दिया। योर ऑनर, दीपक जी महाराजा हर्षवर्धन के छोटे सुपुत्र। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, डिफेंस बेकार में महाराज हर्षवर्धन की फैमिली ट्री बनाने के चक्कर में आखिर ये क्या हो रहा है? जब गगनदीप मौकाए वारदात में बंदूक के साथ पकड़े गए उस कमरे में, तो केडी साहब इस केस को बार बार उस कमरे से बाहर क्यों ले जाना चाह रहे हैं? क्योंकि योर ऑनर, ये हत्या कमरे के अंदर से नहीं, कमरे के बाहर रहकर की गई। और अति महत्वपूर्ण बात यह है योर ऑनर कि जो गोलियां चली वो इस बंदूक से नहीं, इसके कारण चली है। केडी साहब, खून गोली से हुआ है, फॉरेंसिक वालों ने भी बोल दिया। आप ये ईंट कहां से ले आए? मैं जानता हूं प्रोसिक्यूटर साहब, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं अदालत में एक बार फिर एक छोटा सा प्रदर्शन करना चाहता हूं। आपकी अनुमति हो? अनुमति है। योर ऑनर, कुछ ही समय में ये प्रमाणित हो जाएगा कि इस ईंट से उस रात को गोली कैसे निकली थी। ये ईंट गर्म होते ही योर ऑनर गोली चलेगी। ये टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। ईंट से कोई गोली चलती है क्या? अरे ईंट को हीट दे रहे हैं और गोली चलेगी, क्या बात कर रहे हैं? ये बंद कीजिए इसे। ये बंद नहीं हो सकता। अगर बंद हो गया तो मैं प्रमाणित कैसे करूंगा अदालत में कि इसी से गोली चली थी? मुझे समझ नहीं रहा, हटाओ इसे मेरे सामने से। अरे ईंट गर्म होने से कुछ थोड़ी होता है। क्या हुआ दीपक जी, जिंदा हैं आप? हाँ, जिंदा होंगे ही, क्योंकि गोली तो चली नहीं। वो मेरी सहायिका अधीरा, उन्होंने प्लास्टिक का पैकेट। योर ऑनर, दीपक जी भयभीत हो गए, ये डर गए। इसका अर्थ ये होता है कि ये पूरी तरह से जानते थे कि ईंट गर्म होते ही गोलियां मारती है। क्यों? इससे पहले कि आप कहें कि आप नहीं जानते थे, योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूं कि वास्तव में ये ईंट है ही नहीं योर। ये लोहे का बना हुआ है जिसके अंदर बंदूक की मैकेनिज्म बनाई गई है इनके द्वारा, इन्हीं के कारखाने में। मैं बता देता हूं आपको कि अधीरा ने आपका लैपटॉप टेस्ट करवाया। इनके लैपटॉप की फोरेंसिक्स रिपोर्ट ये कहती है योर ऑनर कि इन्होंने हत्या के कुछ ही दिन पूर्व खोज किया था कि इस प्रकार का यंत्र कैसे बनाया जाता है। इनके कारखाने में ये यंत्र बना। बहुत चालाकी से इन्होंने ये यंत्र महाराजा के फायरप्लेस में फिट किया। और केवल इतना ही नहीं, वो गन पाउडर जो बड़ी चालाकी से आपने वो छिड़का। सर, दीपक मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर, वो मेरा भाई है और वो मुझे क्यों फंसाने की कोशिश करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता सर। योर ऑनर, युवराज सत्य कह रहे हैं। दीपक जी का ऐसा कोई इरादा नहीं था युवराज को फंसाने का, किंतु परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उस दिन जब ये यंत्र वहां फायरप्लेस में फिट करके निकले, तत्पश्चात हम आज भी ये नहीं भूले कि आप जन्म लेते ही अपनी माँ, हमारी महारानी की जान ले ली थी। बस तोड़ दी दरवाजा। अब भी अगर आप मना कर रहे हैं तो जिन व्यक्ति से आपने वो गन पाउडर खरीदा था उन्हें हम अदालत के अंदर बुला के उनका कथन न्यायाधीश महोदय के आगे दर्ज कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? बुलाऊं मैं? नहीं योर ऑनर, केडी पाठक सही कह रहे। मैंने ही महाराज हर्षवर्धन का खून किया है। लेकिन मुझे पुलिस को ऐसा दिखाना था जैसे महाराज पे गोली अपने आप चल गई हो। लोग अपने आप सारा इल्जाम उस शराब पे डाल देते। इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग से पहले उस एंटीक गन से गोलियां बैलिस्टिक जेल में चलाई, जिससे गोलियों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और उस एंटीक गन का निशान भी उन गोलियों पे आ गया। और फिर उन गोलियों को ध्यान से बैलिस्टिक जेल से निकालकर मैंने अपने हाथों से बनाए गए उस ईंट के शेप वाले गन में डाल दिया।
और जब उस रात को महाराज ने फायर प्लेस में आग जलाई तो आग की वजह से मेरा बनाया हुआ गन ट्रिगर हुआ और वो 6 की 6 गोलियां महाराज के सीने में उतर गई। बचपन से मैं जानता था कि मैं महाराज के नाजायज औलाद हूं, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। मैं बस अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाता था। इसलिए जब महाराज की पहली महारानी की मौत हुई तो उसके बाद महाराज ने मेरी माँ से वादा भी किया था कि वो जल्द से जल्द उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन मेरे पैदा होते ही महाराज ने अपना वादा ही तोड़ दिया और किसी और लड़की से शादी करके महल में महारानी बनाकर ले आए। और दूसरी महारानी की मौत के बाद भी उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी नहीं की। और जब तक मैं बालिग हुआ तब तक ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि हवेली की दोनों महारानियों की मौत हवेली पे लगे शराब की वजह से हुई। तब मैंने सोचा कि इसी शराब का फायदा उठाकर अगर मैं तीसरी महारानी को मार दूंगा तो महाराज मेरी माँ से शादी कर लेंगे। लेकिन नहीं, इस बार भी महाराज ने किसी और के साथ ही शादी कर ली। मैं हर बार महारानी को मारता रहा और हर बार वो किसी और के साथ शादी करते रहे। लेकिन इस बार मैं समझ गया था कि महाराज अब मेरी माँ को ना वो हक देंगे और ना वो अपना नाम देंगे। इसलिए मैंने महाराज को ही मार दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझे फंसाना नहीं चाहता था। मैं तो बस दीपक जी, मैं समझ रहा हूँ, अदालत भी समझ रही है कि आपने जो भी किया आपके मन में अपनी माँ की श्रद्धा के लिए किया। काश आप ये समझे होते कि एक माँ के लिए उनकी संतान का सुख और साथ, ये तो बातें बहुत बड़ी होती है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत दीपक को दफा 302 के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और युवराज गगनदीप को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। प्रोसिक्यूटर साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। इस बार तो शिमला आया था, केस लड़ने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। अगली बार आऊंगा तो जरा यहाँ के दृश्य दिखा देना। सुना है कि शिमला बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, जरूर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.